नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 23। इसमें से हमने जैसे एक टॉपिक है ना स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन के बारे में बताएंगे। ये वेज शेप ऑर्गन है, हमारे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पड़ा होता है, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम अगर नेक्स्ट जो आपका सेकंड ईयर में आप पढ़ेंगे कि जो हमारा एब्डोमेन होता है ना, हम उसे 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया उसे हम कहते हैं लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, और थोड़ा सा साथ में एपिगैस्ट्रियम वाला एरिया होता है, और ये वहाँ पे भी पड़ा होता है, लेकिन देख आपको नजर आ रहा है 2 क्वाड्रेंट्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ होता है? बिटवीन दी फंडस ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम। ये हमारे पास ना देखिए 3 पार्ट होते हैं स्टमक के, ये फंडस, बॉडी और साथ में पाइलोरस। तो ये फंडस के पास पड़ा होता है, ठीक है। फंडस और साथ में डायफ्राम ने इसे दरमियान ही पड़ा होता है। डायमेंशन देखेंगे, हाईली सोट, हाईली वेस्कुलर होता है, डार्क पर्पल इसका कलर होता है, आप देख भी सकते हैं। इसका साइज वेरिएबल होता है और तकरीबन 7 ऑन्सेस का वेट होता है, ठीक है। और ये 9 to 11 जो हमारी रिब्स होती है ना, अगर हम काउंट करें रिब्स को ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारे पास 9 to 11 रिब के दरमियान, मतलब यहाँ पे 9 रिब होगी, कोई 10 फिर 11, तो 9 से 11 रिब्स के दरमियान पड़ा होता है, ठीक है। आमतौर पे नॉर्मली हालात में ये पल्पेबल नहीं होती स्प्लीन। उसके बाद हम बात करेंगे स्प्लीन की पोजीशन की, तो ये ओब्लिकली लाइक पड़ी होती है 10th रिब के साथ। देखें ये 10th, बल्कि हमारे पास ये 10th वर्टिब्रा है ना, मतलब ये हमारे पास थी 10th वर्टिब्रा। अब ये उसके साथ ओब्लिकली 45 डिग्री के एंगल के साथ बना के पड़ी होती है स्प्लीन, अगर आप नज़र भी आ रहा है। अब मेरी 2-4 इसकी क्वालिटी याद करनी है, लाइक इसकी होती है हमारे पास 2 एंड्स होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं, 2 सर्फेसिस, 2 एंगल, और हमने याद कैसे किया था 2 एंड, 2 सर्फेसिस, 2 एंगल्स, हाइलम और साथ में 3 बॉर्डर्स। अगर हम इसकी बात करेंगे एंड्स की, तो एक इसका लेटरल साइड एंड आ जाएगा, एक इसका मिडली साइड एंड आ जाएगा, मतलब लेटरल एंड आता है और मिडल एंड आता है, जस्ट आपने ये याद रखना है। बॉर्डर्स की बात करेंगे, सुपीरियर बॉर्डर जो ऊपर की तरफ है, उसके बाद हम याद करेंगे इंफीरियर बॉर्डर और साथ में इंटरमीडिएट बॉर्डर याद रखना है। 3 इसके बॉर्डर हो गए। सर्फेसिस की बात करेंगे, एक तो वो होगी ना जो ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर वाली सर्फेस डायफ्राम की तरफ, और एक होगी नीचे की तरफ जिसके अंदर मतलब विजरा के ऊपर की पड़ी होती है, तो एक डायफ्राग्मेटिक सर्फेस है और विजुअल सर्फेस है। इनके रिलेशन अभी बाद में पढ़ते हैं। लाइक उसके बाद एंगल की बात करेंगे। देखिए जो सुपीरियर एंगल है ना, उसका मिड लाइन देखें, अगर हम ऊपर से नीचे तक, मतलब एक ह्यूमन बॉडी है ना ये, अगर हम ऐसे ये लाइन ड्रा करें तो ये हमारे पास मिड लाइन होगी। मिड लाइन के बाद साथ सुपीरियर बॉर्डर का जो एंगल होगा उसे हम कहते हैं कि ये एंटीरियर बेजल एंगल है, और जो इन्फीरियर बॉर्डर का एंगल है ना, मतलब मिड लाइन के साथ, उसे हम कहेंगे ये पोस्टीरियर बेजल एंगल है। ये आपके 2 एंगल्स अपने याद रखने हैं। हाइलम क्या होता है हमारे पास? ये बिटवीन सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के, मतलब सुपीरियर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के दरमियान ये पड़ी थी हाइलम। वो आपको मैं अगर डायग्राम हो यहाँ पे, तो ये आपके पास हाइलम गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपने ना इसके चंद रिलेशन याद करना होता है। पेरिटोनियल रिलेशन की बात करेंगे। जो पेरिटोनियम, मतलब पेरिटोनियम में कवरिंग होती है जिसने डिफरेंट ऑर्गन्स को कवर किया होता है। पेरिटोनियल जो रिलेशन होंगे ना, उसमें सबसे पहले हम चंद लिगामेंट्स हैं। गैस्ट्रो सप्लीनिक लिगामेंट, मतलब जो गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, मतलब स्टमक है, और सब सप्लीन और स्टमक के दरमियान लिगामेंट होता है। यहाँ एक्सटेंड कर होता है हाइलम, ग्रेटर कर्वेचर, हाइलम से लेके ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक मैंने बताया था ना। उसके बाद आता है हमारे पास लीनो रीनल, लीनो होता है हमारे कहते हैं सप्लीन, और किडनी तक, मतलब लीनो रीनल लिगामेंट होगा, और ये हाइलम से लेके किडनी तक गया होगा। मतलब नाम से आपको आइडिया हो रहा है कि इनके कहाँ के एक्सटेंट है। उसके बाद एक होता है हमारे पास फिरेनोकोलिक लिगामेंट, मतलब ये हमारे पास कोलोन तक होता है। ये कोलोन है ना, इसके पीछे वो पड़ी होती है स्टमक, थोड़ा सा पार्ट कोलोन का भी जिसके ऊपर पड़ी होती है हमारे पास सप्लीन ना। तो याद रखना है, एक होता है हमारे पास फिरेनोकोलिक लिगामेंट, ये हमारे पास होता है सप्लीन के साथ अटैच नहीं होता, लेकिन उसके एंटीरियर को ये सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब ये कुछ रिलेशन है जस्ट आपने याद रखने हैं। एक होते हैं विजुअल रिलेशन, एक होते हैं डायफ्रेगमेटिक। इसकी 2 सर्फेसिस है ना, विजुअल और डायफ्रेगमेटिक सर्फेस, उसी के लिहाज से इनके रिलेशन भी होंगे। अब जो विजुअल सरफेस होगी ना, मतलब वो मैंने आपको बताया था फंडस ऑफ स्टमक के रिलेटेड होता है, लेफ्ट किडनी के साथ रिलेटेड होता है। अब जो सप्लीन होती है, अगर आप लैब के अंदर जाके देखेंगे, मतलब एनाटॉमी की, तो आपको आइडिया होगा उसके अंदर ना चंद इंप्रेशन बने होते हैं। गैस्ट्रिक इंप्रेशन होता है, रीनल इंप्रेशन होता है, कोलिक इंप्रेशन होता है, पैंक्रियाटिक बल्कि इंप्रेशन होता है। तो ये इंप्रेशन जिससे आपके नाम का लिखूँ कि आपका ब्लॉक सेकंड ईयर के अंदर की टॉपिक है, आपके सारे करने वाले कवर। डायफ्रेगमेटिक सर्फेस की बात करेंगे, डायफ्राम की तरफ क्या होगा हमारे पास 9 से 10th, 9, 10 और 11 ऊपर की तरफ देखिए रिब्स ही आएंगे ना, जिन्होंने कवर किया होगा। आर्टीरियल सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लीनिक आर्टरी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम वीनस रेंज की बात करेंगे, सप्लीनिक वेन आ जाएगी, जो आगे हमारे पास क्या करेगी, ज्वाइन करेगी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन को, और बना देगी हमारे पास पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन की और सप्लीनिक आर्टरी की आगे हमारे पास एलोस हैं, तो उसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले लिम्फेटिक रेंज की बात कर लें, वो कहेंगे हम तकरीबन सप्लीन का अपना कोई लिम्फ नोड नहीं होता। अगर हम बात करेंगे उसके बाद चंद नोड जो ड्रेन फिर भी कर रहे होते हैं ट्रेबिकुलर को, पेंक्रियाटिको हम कह देंगे, पेंक्रियाटिको सप्लीनिक लिम्फ नोड्स हो सकते हैं चंद ना। नर्व की बात करेंगे तो सीलिक प्लेक्सिस करा होगा, सप्लीन के फंक्शंस इंपॉर्टेंट आ जाते होते हैं। फेगोसाइटोसिस के अंदर रोल होता है, मतलब इसका जो मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस सिस्टम है उसके अंदर रोल होता है रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये फ्री मैक्रोफेजिस को खा जाता है हमारे पास, रेटिकुलर सेल्स को, फ्री मैक्रोफेजिस को। उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे बचपन के मतलब फीटल लाइफ के अंदर हमारे पास यहाँ से आरबीसी भी बन रहे होते हैं, हिमोपोइसिस हो रही होती है यहाँ पे,
ठीक है। उसके बाद हम बताएँगे यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स जो मतलब अंडर एंटीजेनिक स्टिमुलेशन मतलब लिम्फोपोइसिस यहाँ पे बढ़ जाती है। अब आरबीसीज़ के स्टोरेज की बात करेंगे तो आरबीसीज़ यहाँ पे स्टोर भी होते हैं। तो तकरीबन आपने ये सप्लीन के बारे में जो बताया जस्ट यही करना है। और अगर बस थोड़ा सा क्लिनिकल है कि जब हमारे पास सप्लीन होती है ना, आमतौर पे पल्पेशन देना नॉर्मली सप्लीन इज़ नॉट पल्पेबल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सप्लीन पल्पेट नहीं होगी, लेकिन जब ये इनलार्ज हो जाएगी ना तो हम उसे इंस्पायरेशन के दरमियान पल्पेट कर सकते हैं। ये आपके पास सप्लीन दिखाई भी गई है कि किस तरह आपके पास सप्लीन जब ना वो राइट इलिक यहाँ पे होता है लेफ्ट राइट इलिक फोसा, तो यहाँ की तरफ ये इनलार्ज होती है। तो हम इसे भी देख सकते हैं स्प्लीनोमेगाली, मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट राइट इलिक फोसा। जब कभी मसला ज़्यादा बन जाता है तो हमें सप्लीन को रिमूव करना पड़ जाता है, तो हम कहते हैं सप्लीनेक्टमी। ठीक है, इसमें ऑपरेशन किया जाता है और ख्याल किया जाता है कि हमारे पास पैंक्रियाज को डैमेज ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद सप्लीनिक पंक्चर, जब भी सप्लीन को अगर आपने पंक्चर करना है ना तो जिस मतलब 9th और 10th जो इंटरकोस्टल स्पेस है ना, मतलब ये रिब थी 9th वाली, ये 10th थी, अब इनके दरमियान जो इंटरकोस्टल स्पेस है ना उस वहाँ पे आपने पंक्चर करना है। ठीक है, नीडल के साथ। ठीक है, अब सप्लीन की जो दर्द होगी ना हमेशा वो हमें रेफर्ड पेन कहाँ पे हो रही होगी हमारे पास राइट शोल्डर की तरफ, उसके शोल्डर के ऊपर पेन हो रही होगी। ठीक है, जब भी सप्लीन हो गया मतलब लेफ्ट शोल्डर को हमें मतलब सप्लीन की दर्द होगी ना तो हमारे पास लेफ्ट शोल्डर की तरफ दर्द जा रही होगी, तो हम इसे कह देंगे कहर साइन है। ठीक है, उसके बाद बेंटी डिजीज होती है जो कि क्रोनिक हमारे पास इनलार्जमेंट होती है सप्लीन की, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही हो आरबीसीज़ की। तो आपने ये चंद चीज़ें क्लिनिकल याद कर लेने हैं, आपके लिए ये मोर देन इनफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे सप्लीनिक आर्टरी की। तो बताएंगे सप्लीनिक की जो आर्टरी है ना वो लार्जेस्ट ब्रांच है कहाँ पे, सीलिक ट्रंक से। सीलिक ट्रंक्स की जो होता है हमारे पास ना ये वहाँ की उसकी लार्जेस्ट ब्रांच होती है हमारे पास सप्लीनिक आर्टरी। ठीक है, उसके बाद बताएंगे ये हॉरिजॉन्टली आ रही होती है अलोंग विद द अपर बॉर्डर ऑफ पैंक्रियाज, और साथ में लेसर सैक जो होता है स्टमक का उसके पीछे से होके गुजरी होती है। ठीक है, इसकी ये हम डिवाइड करते हैं 5, इसकी 5 to 7 इसकी सप्लीनिक ब्रांचेज होती हैं। अब उनमें से कुछ हम बता देंगे न्यूमरस पैंक्रियाटिक ब्रांचेज होंगी जो कि हमारे पास टेल को ऑफ पैंक्रियाज को सप्लाई करी होंगी। कुछ ब्रांचेज होंगे जो हमारे पास सप्लाई करेंगी बॉडी ऑफ पैंक्रियाज को, जो हम कहेंगे आर्टीरिया पैंक्रियाटिका मैग्ना। ये याद रखने एमसी को आता होता है। और ब्रांच कुछ होते हैं जो टेल को सप्लाई करी होती हैं पैंक्रियाज, तो हम कहेंगे आर्टीरिया कॉर्डा पैंक्रियाटिका। तो ये याद रखने। उसके बाद हमने कहना 5 to 7 शॉर्ट जो स्टमक को ब्रांचेज आ रही होती है सप्लीनिक आर्टरी की वो है हमारे पास आ जाती हैं। कुछ ब्रांचेज की सप्लाई करी होंगी स्टमक को, फंडस ऑफ स्टमक को, तो वो आपने बता देना यहाँ पे। देन आपने बताना लेफ्ट गैस्ट्रोएपिक्युलर आर्टरी होती है जो कि हमारे पास सप्लीनिक आर्टरी की टर्मिनल ब्रांच है। ठीक है, ये मूव करेगी डाउनवर्ड्स ग्रेटर मोमेंटम की तरफ और एंड हो जाएगी एनास्टोमोसिस विद राइट गैस्ट्रोएपिक्युलर आर्टरी। ये राइट गैस्ट्रोएपिक्युलर आर्टरी स्टमक की आर्टरी है, मतलब सप्लीनिक आर्टरी की लास्ट ब्रांच ना वो आखिर में एनास्टोमोस कर लेगी इसके साथ गैस्ट्रोएपिक्युलर आर्टरी के साथ, मतलब मिल जाएगी। तो आपने जस्ट इसका कोर्स याद कर लेना है, उसकी चंद ब्रांचेज के नाम याद कर लेना है। ठीक है, मोर देन इनफ होगा आपके लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन के बारे में बताना, ये लार्ज वेन है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड कलेक्ट करेगी हमारे पास कहाँ से, एब्डोमिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री, उसके बाद गाल ब्लैडर से, पैंक्रियाज से, स्प्लीन से, इन सब एरिया से ये ब्लड कलेक्ट करी होगी। इसकी फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और बनेगी कैसे, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और साथ में सप्लीनिक वेन। ये देखें, ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन आ रही है और ये हमारे पास आ रही है सप्लीनिक वेन। ये आपस में मिलेंगी और बना देंगी क्या, पोर्टल वेन। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब इसकी भी ये कहाँ पे बनी होगी, बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज। इसके कोर्स की बात करेंगे तो फर्स्ट बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज मूव करेगी, देन फिर पास करेगी फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम के सामने से और बाद में आके लेस्टोमेंटम के पास आ जाएगी। ब्लड फ्लो पोर्टल वेन आम पे तौर ब्लड फ्लो स्लो होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रीमलाइन ब्लड फ्लो होता है, यार बस ये याद रखना है। टर्मिनेशन की बात करेंगे पोर्टल वेन की तो वेन ये एंड करेगी राइट एंड ऑफ पोर्टा हिपैटिस के साथ और छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगी और जो कि एंटर हो जाएंगी लिवर के अंदर। बस आपने ये याद रखना है यहाँ का। उसके बाद आपने इसकी ब्रांचेज याद कर लेनी है कि राइट जो ब्रांच होती है वो शॉर्टर होती है। मतलब अब ये देखें, अगर आपको नज़र आ रही है ना तो ये हमारे पास आ रही है राइट ब्रांच, ये है लेफ्ट ब्रांच। आपको यहाँ ऊपर भी नज़र आ रही होगी, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास ब्रांचेस। तो राइट ब्रांच वो शॉर्टर होगी वाइड, लेकिन थोड़ी सी वाइडर होगी। ठीक है, लेफ्ट ब्रांच उसके थोड़ी सी पतली सी नैरो सी होगी। ठीक है, ये हमारे पास आफ्टर रिसीविंग द सिस्टिक वेन इट एंटर द राइट ऑफ लिवर। देखें, ये हमारे पास थी पोर्टल वेन, जब सिस्टिक वेन के साथ हमारे पास मिली ना दूसरी वाली राइट लोब, तो ये देखें ये राइट लोब थी, ये अब आ रही थी पोर्टल वेन, ये इसकी मतलब राइट लोब थी। यहाँ पे सिस्टिक वेन मिली जो गॉल ब्लैडर से आ रही है और ये मिल के चलेगी लिवर के अंदर। ये आपका लाइन ये लिखी गई है। लेफ्ट लोब नैरो होती है। ठीक है, उसको वो अगले हम करते हैं हमारे पास पेरिप्लाइकल वेन्स, डक्टस वीनस अलोंग। ये बस आपने याद रखना है कि फीटल लाइफ में ब्लड रिसीव करे तो कहाँ से लिवर। ट्राइब्यूटरीज की बात करें, पोर्टल वेन रिसीव करेगी हमारे पास पोर्टल वेन को और कौन कौन सी, ये सारी आपके पास गिवन है कि कौन कौन सी पोर्टल वेन के साथ मिलती है। लाइक लेफ्ट गैस्ट्रिक आ गई आपके पास, लेफ्ट गैस्ट्रिक होगी, राइट गैस्ट्रिक होगी, सुपीरियर पैंक्रियाटिकोड्यूडनल होगी, सिस्टिक वेन, पैराम्ब्लाइकल वेन। तो ये सारी आपके पास डायग्राम के अंदर गिवन है, जस्ट आपने इनके नाम याद कर लेना है कि कौन कौन सी वेन मिल सकती हैं। तो कभी कभार क्या होता है जब सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाए या बेंटी डिजीज़ या पोर्टल वेन के थ्रोम्बोसिस हो जाए ना, तो हमारे पास पोर्टल वेन के अंदर ब्लड
प्रेशर हाई हो जाता है यहाँ तक, तो हमें कहना है ये पोर्टल हाइपरटेंशन है। बस तकरीबन आपका यहाँ से नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है ग्रोस का, उसे हम कहेंगे थाइमस। थाइमस के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। कहाँ पे होगा? एंटीरियर एंड सुपीरियर मिडियास्टम ऑफ थोरक्स। थोरक्स अगर आप थोरक्स पढ़ेंगे, थर्ड ब्लॉक है आपका, तो आपको आइडिया हो जाएगा सुपीरियर मिडियास्टम क्या चीज़ है। मतलब आपको तो भी बताता हूँ कि जो जहाँ पे हार्ट पड़ा होता है ना, वो इस एरिया को हम कह देंगे ये हमारे पास सुपीरियर मिडियास्टम वाला एरिया, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर मिडियास्टम ऑफ थोरक्स के पास पड़ा होगा तकरीबन। ये जब बर्थ होती है ना, ये 7 चेंजेस भी बता रहा हूँ कि मतलब बर्थ के ऊपर क्या होता है, उसके बाद ओल्ड एज में चेंजेस आपका एलो है, ठीक है। तो बर्थ के ऊपर ये वेल डेवलप होती है, प्यूबर्टी में आके इसके अंदर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये बल्कि प्यूबर्टी पे ग्रो होती है और साथ में ना जब वक्त के साथ साथ ना इसकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, मतलब लेट एज के अंदर, और यहाँ पे फैट आने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके बारे में बताना है कि जो हमारे पास थाइमस होती है ना, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इसकी 2 लोब होती हैं, ठीक है। दोनों अनइक्वल साइड होती हैं और आपस में कनेक्टेड होती हैं एरियोलर टिश्यू के जरिए। ईच लोब डेवलप कहाँ से होगी हमारे पास? कहाँ से? थर्ड फ्रिंजियल पाउच से डेवलप हो रही होंगी, ठीक है। ये एमसी को सारे लाइज पेरिकार्डियम के ऊपर पड़ी होती है। मतलब देखिए नीचे हमारे पास एसोफेगस भी गुजर रही है, ट्रैकिया भी गुजर रहा है, और साथ में सुपीरियर मिडियास्टम, तो इन तीनों के ऊपर पड़ा हुआ है हमारा थाइमस, ठीक है। इसका जो वेट होता है 10 to 15 ग्राम होता है एट बर्थ, और प्यूबर्टी के ऊपर फैट टिश्यू बहुत ज़्यादा आ जाते हैं ना इसके अंदर, बल्कि नहीं, प्यूबर्टी के ऊपर जब फुली ग्रोन होती है तो 30 से 40 ग्राम इसका वेट होता है। और साथ में जब बंदा मिड लेट अडल्ट एज आता है ना, तकरीबन इसका वेट कितना कम हो जाता है, मतलब सुखड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। ब्लड सप्लाई की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इंटरनल थोरेसिक एंड इंटरनल थायरॉयड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरीज आ जाएंगी, ठीक है। ये थोड़ी सी और वेन्स आ जाएंगी, लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, इंटरनल थोरेसिक वेन, इंफीरियर थायरॉयड वेन। नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो हम बताएंगे यहाँ पे सेटेलाइट गैंग्लियन होगा, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे फ्रेनिक, और साथ में कुछ खास नहीं है। फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिम्फोपोइसिस बन, मतलब लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट यहाँ पे आके निचोर हो रहे होते हैं, तो सर्कुलेटिंग पूल के अंदर जो लिम्फोसाइट है उनको कंट्रोल करा रही होती है। कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यू, एक दूसरे लिम्फोइड टिश्यू की डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करवा रही होती है। कोर्टिकल जो हमारे पास होते हैं ना लिम्फोसाइट, थाइमस अराइव देखें, वो कह रहे हैं जो हमारे पास कोर्टिकल लिम्फोसाइट होते हैं ना थाइमस के अंदर, वो अराइज होते हैं तकरीबन सारे के सारे फ्रॉम दी स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। अब कह रहे हैं 95% जो ऐसे टी लिम्फोसाइट होते हैं जो अपने आप अपनी बॉडी को अटैक करने वाले होते हैं, ऑटो एलर्जिक होते हैं, उन्हें हम यहीं पे डिस्ट्रॉय करा देते हैं इसी के अंदर, ऑर्गन के अंदर, थाइमस के अंदर ही। लेकिन जो रिमेनिंग 5% होते हैं उन्हें हम सर्कुलेशन में भेज देते हैं, जो कि 3-4 माह वहीं पर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बात करेंगे इसके बारे में बताएंगे कि तकरीबन मेडुलरी एपिथेलियल सेल होते हैं थाइमस के, वो सक्रीट करते हैं लिम्फोपोइटिन, जो कि स्टिमुलेट करवा रहा होता है लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को। कंपिटेंसी इंड्यूसिंग फैक्टर होता है जो कि हमारे पास न्यू लिम्फोसाइट को बनवा रहा होता है। तो मेनली इसका काम यही है कि इसने नए से नया हमारे पास लिम्फोसाइट बनाना है, उसकी प्रोडक्शन करवानी है, ठीक है। अब ना थोड़ा सा आ जाता है हमारे पास, इसके अंदर कोई जर्मिनल सेंटर नहीं होता, ठीक है। अब देखेंगे इन्वोल्यूशन मतलब थाइमस इज इनहांस्ड, देखें जैसे जैसे एड्रिनल कोर्टेक्स की हाइपरट्रोफी होगी ना, उसका साइज बड़ा होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, थाइमस का साइज छोटा होने लग जाएगा, ठीक है। थाइमिक हाइपरप्लेजिया मतलब थाइमस के अंदर सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें किस बीमारी होगी? मिथेलिया ग्रेविस एक बीमारी होती है जिसके अंदर थाइमिक का हाइपरप्लेजिया होता है, जो एमसीक्यू है आपके अंदर, एससीक्यू के लिए नहीं आएगा लेकिन एमसीक्यू आ सकता है इसके लिए, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फटीगेबिलिटी हो जाती है वॉलंटरी मसल्स की। थाइमस का अगर ट्यूमर हो जाए ना, तो वो देखिए थाइमस पड़ी किसके ऊपर थी, ट्रैकिया के ऊपर, हमारे पास एसोफेगस वगैरह के ऊपर। तो जब थाइमस बहुत ज़्यादा इंलार्ज हो जाएगी ना, तो वो हमारे पास प्रेस कर देगी जो नीचे पड़े होंगे ना ऑर्गन। उसके बाद लार्ज वेन ऑफ नेक को, उसके बाद अपनी आवाज़ होर्सनेस हो जाएगी, कफ आएगी, डिस्फेजिया, स्वेलो नहीं हो पाएगी क्योंकि अब एसोफेगस प्रेस हो गई हुई है, साइनोसिस वगैरह क्योंकि ऑक्सीजन सांस नहीं लिया जाएगा ना। तो ये आपके सारे एलोज हैं जो आपने ब्लॉक नंबर मॉड्यूल नंबर 2 में करने थे ग्रोथ के।